अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं देख रही हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल सेटअप के हवाले से भी। तो इसको आपने अच्छे से सुनना है। अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको बहुत ईजीली क्लियर कर लेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया को डिफाइन कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक टिपिकल जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिपिकल जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये विरासत में बच्चे को मिलता है। दोनों पेरेंट्स से जो चाइल्ड होता है वो एक एबनॉर्मल जीन एक्वायर करता है। एबनॉर्मल जीन क्या करता है, वो एस हीमोग्लोबिन बनाता है। एस हीमोग्लोबिन क्या करती है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जो कि आरबीसीज के लाइफ स्पैन को भी कम कर देगी और उसकी शेप को भी चेंज कर देगी। सिकल शेप के हो जाएंगे, क्रेसेंट मून जैसे शेप हो जाएगी। आरबीसीज का स्ट्रक्चर सी शेप हो जाएगा। आरबीसीज की अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया एक स्वेयर जेनेटिक हिमोलिटिक एनीमिया है जो इनहेरिटेंस होता है। एस हीमोग्लोबिन होती है जीन में, विच कॉज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू बी डिफेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं इसकी? वैसे तो ये एक टिपिकल जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ ऐसी कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो सिकलिंग प्रोसेस को यानी सिकल सेल डिजीज़ को मज़ीद उसकी कंडीशन ख़राब कर देते हैं, वर्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली कॉज है लो ऑक्सीजन लेवल इन वीनस ब्लड। अगर ऑक्सीजन लेवल वीनस ब्लड के अंदर कम होगा तो एस हीमोग्लोबिन क्या करेगी, मज़ीद पॉलीमराइज करेगी और जो आरबीसीज हैं स्टिफ हो जाएंगी, सिकल शेप हो जाएंगे आरबीसीज, जो कि ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर भी उनको प्रॉब्लम आएगी ताकि वो माइक्रो सर्कुलेशन में मूव कर सकें और इस तरह से जो वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस हैं वो भी लीड करते हैं। नेक्स्ट है वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली जो सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं उनकी सर्कुलेशन यानी उनकी जो मूवमेंट है वो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। उनकी स्पीड कम होने की वजह से उनकी क्लम्पिंग यानी एक दूसरे के साथ स्टिक करने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे और माइक्रो सर्कुलेशन में उनको मूव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये तरह से ये सिकल सेल एनीमिया की जो कंडीशन है उसको वर्स करते हैं। ब्लड विस्कोसिटी, अगर ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो इस तरह से भी सिकलिंग प्रोसेस इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि ब्लड थिक हो रहा है तो जो सी शेप्ड आरबीसीज हैं उनकी एक दूसरे के साथ स्टिक करने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं और माइक्रो सर्कुलेशन में वो मूव नहीं कर पाते। अगेन वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, वेसल जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और इस तरह से ऑर्गन डैमेज और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन की जो है वो सिम्टम्स आ सकते हैं। जेनेटिक कॉज है, टिपिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है, जब बॉडी डिहाइड्रेशन कंडीशन से गुजर रही होती है तो ब्लड थिक हुआ होता है और अगेन वही वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस से पेशेंट जो है वो गुजर सकता है। माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो सकती है। स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन भी क्या करेगी, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस को इंक्रीज करेगी, वेसल्स को ब्लॉक करेगी, क्योंकि सिकल शेप जो रिजिड आरबीसीज हैं वो उस तरह से छोटी जो वेसल्स हैं उनमें से पास आउट नहीं कर पाते हैं। स्मोकिंग आपको पता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को वेसल्स के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करती है और इस तरह से वेजो कंस्ट्रिक्शन, साइटोकाइन जो रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सिकलिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सिकलिंग प्रोसेस मीन्स सी शेप्ड आरबीसीज की जो है वो कंडीशन को मज़ीद वर्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के रिलीज़ होने की वजह से सिकलिंग प्रोसेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और इस तरह से सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन वर्स हो सकती है। सो स्टूडेंट, ये थे कॉजेज जो कि मज़ीद वर्स कर रहे थे सिकल सेल डिजीज़ को। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या कंडीशन हो सकती है जो प्रेजेंट करेगी कि पेशेंट सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है। एनीमिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, 7 to 10 तक जो है वो हीमोग्लोबिन के लेवल्स हमें मिलेंगे। जॉन्डिस की कंडीशन होगी। हमें पता है लाइफ स्पैन आरबीसीज का कम हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है आरबीसीज के अंदर, तो वो क्या करती है, उसको प्रीमेच्योर उसकी डिस्ट्रक्शन करवा रही थी। जब प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होती जाएगी तो बिलीरुबिन जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ हो रहा है वो लिवर ने उसको फ़िल्टर करना है, वो इस तरह से स्पीड अप नहीं कर सकता अपने काम को क्योंकि आरबीसीज की प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन बहुत स्पीडली हो रही है। तो उस वजह से बिलीरुबिन के लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाएंगे। टैकीकार्डिया की कंडीशन होगी, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस और पेशेंट को स्वेयर पेन और ऑर्गन डैमेज की वजह से टैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी सिकल सेल एनीमिया के अंदर, जिसकी हार्ट मर्मर्स, एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देंगी। डिसरिदमिया की कंडीशन आ सकती है। डिसरिदमिया एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो जाएगा, हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है क्योंकि हाई कार्डिक आउटपुट की वजह से हो सकता है वो उस डिमांड को मीटअप ना कर सके, हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट। कार्डियोमेगाली, इस हाई कार्डिक आउटपुट और उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है। ये सारे हैं पेशेंट के सिम्टम जो कि सिकल सेल एनीमिया में वो एक्सपीरियंस करता है।
नाउ स्टूडेंट्स कम टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को लंग इन्फेक्शन होते हैं। लंग इन्फेक्शन मतलब पेशेंट को एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की जो है वो कंडीशन एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है। ये एक सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, जिसके अंदर लंग्स के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट निमोनिया लाइक सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है और इसके लिए हमें इमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़ती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं लंग्स के अंदर, उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। CNS इन्फाक्शन, जिस तरह से हार्ट को एकदम से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो हार्ट के अंदर MI की कंडीशन होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसी तरह अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना मिले वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से, यानी वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से, जो कि C शेप्ड RBCs की वजह से ब्लॉक हो रही हैं, अगर वो ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को स्टॉप कर दें तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम CNS इन्फाक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्प्लीन डैमेज। स्टूडेंट्स आपको पता है स्प्लीन जो है वो RBCs को जो है वो फिल्टर कर रहा होता है, प्लस फाइट कर रहा होता है इन्फेक्शन के साथ। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो सिकल शेप्ड RBCs हैं, जो रिजिड RBCs हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं स्प्लीन के अंदर, जिसकी वजह से रिपीटेड स्प्लेनिक इंजरी होती जाती है, जिसकी वजह से जो स्प्लीन है उसका ऑर्गन जो फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है और स्प्लीन जो है उसके डैमेज के सिम्टम्स आते हैं। इन्लार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ फेस एंड स्कल, आपको पता है RBCs की अमाउंट कम होती जाती है क्योंकि प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होती जा रही है, लाइफ स्पैन कम हो गया, RBCs नहीं है बॉडी के अंदर, तो बॉडी इन रिस्पॉन्स क्या करेगी, बोन मैरो के अंदर, उसके अंदर हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया की वजह से जो बोन्स हैं फेस की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी, प्लस स्कल की फ्रंटल और पेराइटल बोसिंग हो सकती है, ठीक है। मैक्सिला जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, जो तो इस तरह से इनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ फेस एंड स्कल पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया में आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिकल सेल क्राइसिस। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। इसके अंदर पेशेंट 3 चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। अक्यूट वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, वेसल जो है वो ब्लॉक हो रही होती हैं क्योंकि C शेप जो RBCs हैं उनकी रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, माइक्रो सर्कुलेशन में मूव नहीं कर पाते और वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। पेशेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा होता है। एप्लास्टिक क्राइसिस, एकदम से क्या होता है जो बोन मैरो है वो RBCs बनाना बंद कर देती है, यानी एप्लास्टिक क्राइसिस, RBCs की अमाउंट ब्लड के अंदर कम हो जाती है। देन आ जाता है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होता है, आपको पता है जब स्प्लीन जो है वो RBCs को फिल्टर कर रहा होता है, लेकिन C शेप RBCs की ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से स्प्लीन के अंदर वो ट्रैप कर जाते हैं। जब वो ट्रैप कर जाते हैं तो स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है और पेनफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर सडन ड्रॉप आ जाता है। इसको हम पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जो कि सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो सिकल सेल क्राइसिस को आपने 3 पॉइंट्स में इस तरह से याद रख लेना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको फट से कर लेंगे। वेजोक्लूसिव क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस और सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। स्टूडेंट्स अब बात आ जाती है इसको डायग्नोस करने की। हम कैसे डायग्नोस करेंगे, इसके लिए हम एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसमें हम लैक्टिक फील्ड को यूज़ करते हुए हीमोग्लोबिन को सेपरेट कर रहे होते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हीमोग्लोबिन की कौन सी टाइप है, ताकि हम सिकल सेल एनीमिया को जो है वो डायग्नोस कर सकें। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, पेशेंट के साइंस देखने हैं एनीमिया के, उसके अंदर जॉन्डिस के साइंस देखने हैं, फिर हमने उसकी स्प्लीन इनलार्जमेंट देख लेनी है, पेशेंट के एरिथमिया के साइंस जो है वो, टैकीकार्डिया के साइंस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होगी इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। देन आ जाती है बात इसकी मेडिकल मैनेजमेंट की। हम सिकल सेल एनीमिया को कैसे मैनेज करेंगे। हमने इनके अंदर हाइड्रोक्सी यूरिया देनी है। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, ये एक कीमोथेरेपी एजेंट है जो हम दे रहे होते हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को। इससे क्या होता है, जो RBCs हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उनकी रिजिडिटी कम हो जाती है और उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो वेसल्स के थ्रू मूव कर दें। तो हाइड्रोक्सी यूरिया इज़ वेरी हेल्पफुल इन सिकल सेल एनीमिया। आर्जिनिन हम दे सकते हैं। ये बेसिकली एक एंटी सिकलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जो RBCs हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करते हैं और इस तरह से सिकलिंग प्रोसेस को जो है वो हेल्प आउट नहीं होती है। तो ये भी हेल्पफुल है इसको मैनेज करने में। हीमोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। देखिए जो पेशेंट की एबनॉर्मल स्टेम सेल्स हैं, जो कि एबनॉर्मल RBCs हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको जो है वो नॉर्मल हेल्दी स्टेम सेल से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। देन आ जाती है ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी कर सकते हैं अगर आरबीसी की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है बॉडी के अंदर, तो हम आरबीसी जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी में हम पेनिसिलिन प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं ताकि लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से जो है वो पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी में आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी हेल्प कर सकते हैं इन्फेक्शन से, लेकिन ये इतने हेल्पफुल नहीं है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। हाइड्रेशन, पेशेंट की हाइड्रेशन भी हमने फोकस करना है, डिहाइड्रेशन से उसको प्रिवेंट करना है ताकि पेशेंट की सिकलिंग प्रोसेस को जो है वो हवा ना मिले। सपोर्टिव थेरेपी कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में हम उसकी पेन मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइट सी एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पेशेंट को। देन ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी भी हम कर सकते हैं। देखिए अगर ऑक्सीजन थेरेपी हम करेंगे तो उससे हेल्प ये होगी कि जो लो ऑक्सीजन लेवल आ रहा है बॉडी के अंदर, जो कि स्टिमुलेट करता है बॉडी की सिकलिंग प्रोसेस को, सिकल सेल एनीमिया के प्रोसेस को मज़ीद इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। स्टूडेंट्स, आज हमने सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसमें आरबीसीज के लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से उनकी शेप जो है वो सी टाइप हो जाती है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, इसकी हमने कॉजेज देखी जो कि इन्फ्लुएंस कर रही थी, मज़ीद स्टिमुलेट कर रही थी सिकलिंग प्रोसेस को, जैसे कि डिहाइड्रेशन थी, स्ट्रेस थी, स्मोकिंग थी, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई है या वेसोकंस्ट्रिक्शन के चांसेस है या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम था। फिर हमने देखे उसके सिम्टम जो कि अनीमिया के टाइप के आएंगे। देन पेशेंट टायर्डनेस एक्सपीरियंस करता है, टैकीकार्डिया और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। स्टूडेंट, देन हमने इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था सिकल सेल क्राइसिस, जिसमें सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस आ रहे थे, पेशेंट को प्लास्टिक क्राइसिस आ रहे थे और वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस आ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने रिमाइंड करना है। देन आ जाती है उसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, फिर हमने उसकी मेडिकल मैनेजमेंट की और इस तरह से हमारा सिकल सेल एनीमिया का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हो गया है कवर। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।